अस्सलामुअलैकुम वीवर। इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पास करके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नोट्स दिए गए हैं उनको स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ लेते जिनका जिक्र मैंने नोट्स के अंदर किया है, आप टेंसेस को ठीक तरह से नहीं समझ पाएँ गे। हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं व्यूवर्स, हम इस वक्त टेंसेस ऑफ वर्क के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर आप फर्स्ट टाइम टेंसेस को सीख रहे हैं या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ को देखना चाहिए। हमने अपने चैनल पे हर एक टेंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो को ऑर्गेनाइज किया है और पूरी डिटेल के साथ एग्जाम्पल एंड रूल्स की मदद से हर हवाले से टेंसेस को कवर किया गया है। तो आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए और इन वीडियोस के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, ये बाद में देखनी चाहिए। अब वो जो वीडियोस हैं सेपरेट वीडियोस फॉर ईच टेंस, 12 टेंस हैं, तो हर एक टेंस की जो है 2 मेथडोलॉजी से पढ़ाया गया हर एक टेंस को। तो एक्चुअल 2 वीडियोज़ हैं एक टेंस के ऊपर। दोनों मेथडोलॉजी आपको करना जरूरी नहीं है। अगर एक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट्स ओके। अगर आप दोनों कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आपकी जो दो यानी आपकी जो सेपरेट वीडियोस वाली जो वीडियोस हैं 2 मेथडोलॉजीज में, अब हर एक मेथडोलॉजीज की 12 वीडियोस को कंबाइन करके कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए इजी हो जाता है कि अगर उनको किसी भी एक टॉपिक का सारा मटेरियल एक ही वीडियो के अंदर अवेलेबल हो जाए, तो उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। तो 12 टेंसेज हैं, 12/2 24, क्योंकि 2 मेथडोलॉजीज हैं प्लस 2 कंबाइंड वीडियोज, तो ये 26 वीडियोज आपकी बन गई हैं। अब हम आते हैं कंपैरिजन सीरीज की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन सीरीज जो है क्यों ऑर्गेनाइज की गई है। रिवर्स टेंसेज एक ऐसी चीज़ है कि एक टेंस दूसरे टेंस से जो है एक आध चीज़ में वेरी कर रहा होता है, डिफर कर रहा होता है, चीज़ें उनकी सिमिलर होती हैं टेंसेज की आपस में। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें बार बार मिक्स हो रही होती हैं। तो जब तमाम के तमाम टेंसेज एक स्केच की शक्ल में एक ही जगह पे उनको अवेलेबल हों, जैसा कि पीछे बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, तो फिर उनको समझने में भी आसानी होती है, उनकी कन्फ्यूजन एंड एम्बिग्विटीज जो है वो भी दूर हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होता है, कंक्रीट थिंकिंग उनकी बिल्ड हो जाती है। और सबसे बेहतर जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि उनकी जो रिटेंशन है वो इम्प्रूव हो जाती है टेंसेस के हवाले से, यानी मेमोराइज अच्छी होती हैं चीज़ें। बार बार जो मिक्स हो रहा होता है वो दोबारा उनका मिक्स नहीं होता, उनको समझ आ जाती है कि इन चीज़ों में ये टेंसेस जो हैं इनका कंपैरिजन हो रहा है। अब ये कंपैरिजन जो सीरीज है इसको भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रेकअप बता दूं। देखें, इसमें 2 तरह से कंपैरिजन है, एक हमारा स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन है, एक हमारा टेंस वाइज कंपैरिजन है। इस वक्त आप टेंस वाइज कंपैरिजन देख रहे हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इनमें फॉर्मेट का फ़र्क है और ये ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट में आप जब चीज़ों को सीखते हैं तो फिर ये आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और लर्निंग भी अच्छी डेवलप होती है, तो वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इनमें हमने तमाम पर्सन को कवर करवाया है। तो चूँकि 2 कैटेगरीज हैं, स्ट्रक्चर वाइज एंड पर्सन वाइज, और हर एक के ऊपर 5 वीडियोज़ हैं। उसकी वजह यह है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। तो 5 फॉर ईच, तो ये टोटल 10 होगी और एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, तो टोटल 11 वीडियोज है। इस वक्त आप 11th वीडियो देख रहे हैं। ये जो हमारी जो हैं अपनी कंपैरिजन सीरीज वाली, इनमें भी हमने 2 सब सीरीज बनाई हैं ड्यूरेशन की बेस के ऊपर। एक 5 मिनट सीरीज है और एक 20 मिनट सीरीज है। आप इस वक्त 20 मिनट सीरीज 20 to 30 मिनट सीरीज देख रहे हैं। अब ये हमने इस तरह से ऐसा क्यों किया है, देखें कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं जिनको टेंसेस आते हैं, तो फिर उनको एक क्विक रिव्यू चाहिए, तो उनका टाइम सेव करने के लिए 5 मिनट वाली वीडियो बनाई है जिसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, जस्ट वीडियो को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको थोड़ा परेशानी होती है, वो समझना चाहते हैं मज़ीद चीज़ों को, तो उनके लिए 20 to 30 मिनट्स वाली सीरीज़ बनाई गई है, उसमें मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो एक्चुअल में हर तरह के व्यूवर्स को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है और मेरा जो है मेन एम्फेसिस इसी चीज़ पर ही होता है कि लोगों का टाइम जो है मैक्सिमम सेव किया जाए। चलें जी, अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब इसमें फॉर्मेट पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे 3 मेजर जो हमारे टाइम जोन्स हैं, ज़माने हैं, जो हमारे वक्त हैं, वो होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो कॉलम्स में आप 3 कॉलम्स हैं, 3 ज़मानों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर हम रोज़ वाली साइड पर जाएँ तो उसमें जो सब टेंस होते हैं, यानी एक टेंस की जो 4 कैटेगरीज होती हैं, ये हालतें होती हैं, वो इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, वो इस साइड पे हैं। और फिर उसमें हर एक टेंस की जो सेंटेंस की टाइप्स है कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव होता है या अफर्मेटिव भी जिसे कहते हैं, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हर एक टेंस की जो टाइप है फिर आगे उसमें सेंटेंस की टाइप है। तो इसका मतलब है कि कॉलम जो आपके या प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को ज़ाहिर कर रहे हैं, और जो आपकी रोज़ हैं ये आपके जो है सेंटेंसेस की टाइप्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें मेन फ़ायदा ये है
कि एक ही सेंटेंस की टाइप में आप तीनों टेंसेस को कंपेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो ये आपकी एक्सप्रेस कर रहे हैं इंडेफिनेट पॉजिटिव को, तो आप अब इसमें कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडेफिनेट पॉजिटिव हमने सेंटेंस बनाना है तो वो प्रेजेंट में कैसे बनेगा, पास्ट में कैसे बनेगा और फ्यूचर में कैसे बनेगा, उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, तो बड़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाता है। तो उसमें मैं आपको ये अब सारे सेंटेंसेस की टाइप बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव का एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर की समझ आ जाती है तो बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाना है उसके लिए मैं आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बता दूंगा। अगर आपको उनकी समझ आ गई तो कभी भी आपको दोबारा ज़िंदगी में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली खुद बना सकेंगे। तो इसलिए मैं आपसे फार्मूला शेयर करूंगा और जस्ट आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स करवा दूंगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, बाकी जो है वो आप खुद बना सकते हैं, लिखे भी हुए, अगर आप प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो बेसिक वीडियोस हैं टेंसेस की उसमें तो फिर सारा कुछ एक्सप्लेन किया, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं जी। तो मैं आपको पहले फार्मूला बता दूं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। देखें जी, इसमें ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस को जब हमने नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हमने उसके अंदर नॉट ऐड करना होता है। अब नॉट की पोजीशन बड़ी क्रिटिकल होती है, अगर आपने उसको इधर उधर कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके लिए रूल आप समझ लें। देखें, अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट को आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट को आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद यूज करना है। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो नॉट को आपने हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद ऐड करना है, बाकी वर्ड्स को आपने ना छेड़छाड़ करनी है ना उनको कंसीडर करना है। और जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव का आपका पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर आ जाना है और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वो तो अंडरस्टूड है कि लगाएंगे। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसका पहले वर्ड को, रूल ऑफ फर्स्ट वही जो नेगेटिव के लिए आपको बताया, पहले वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेके जाना है, बाकी वर्ड्स को आपने नहीं छेड़ना। आगे मैं आपको करवा भी दूंगा थोड़ा सा एक आध सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये जी आपका इंट्रोगेटिव हो गया, यानी इंट्रोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है तो आपने पहले वर्ड को ही उठाना एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब आ जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो उसमें यह है कि हमें पता है कि इंट्रोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब उठा के हमने लेकर जाना है सब्जेक्ट से पहले, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अगर एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो पहला वर्ड ही लेकर जाएंगे जी, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब हमने चूंकि इसको नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव के लिए जो आपको मैंने सबसे पहले रूल बताया था कि अगर सब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग, आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब तो आप उठा के ले गए सब्जेक्ट से बाद, नो डाउट इसमें हो सकता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाकी एक या दो वर्ड जो है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद हो, लेकिन आपने उनको कंसीडर नहीं करना। पहला वर्ड उठा के आप सब्जेक्ट से पहले ले गए, इसका मतलब अभी आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नॉट फिर कहाँ पे आएगा, रूल ऑफ फर्स्ट के मुताबिक, कि आपका वो जो है सब्जेक्ट के, सॉरी रूल ऑफ फर्स्ट के मुताबिक नहीं, यानी ये वैसे ही है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो फिर आपका जो नॉट है वो सब्जेक्ट के फौरन आता है, फौरन बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब तो हम सब्जेक्ट से पहले उठा कर ले गए, इसका मतलब बाकी सेंटेंस में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट हम सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाएंगे। अगर आपको इस तरह से समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी टेंस होगा उसमें नॉट आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाना है। लेकिन ये याद कर लें, आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मसला खत्म, यानी हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद। आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो टेंसेस हैं उसमें जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं उनके अंदर नॉट सब्जेक्ट के बाद आ रहा है और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, ये जो मैंने रूल बताए उसमें दो टेंसेस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसमें एक्सेप्शन है, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें एक्सेप्शन इसलिए कि उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमारा रूल ये है कि आपका हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमने क्या ऐड करना होता है सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपने ख्याल रखना है कि आपने नॉट कभी भी अकेला यूज नहीं करना। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो नॉट के साथ आप डू यूज करेंगे, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो आप नॉट के साथ पहले डिड यूज करेंगे। डू, डिड, डन ये मेन वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रही है, ये भी ध्यान में रखना है। तो डिड आप यूज करेंगे नॉट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट में डू आप यूज करेंगे जो है नेगेटिव के साथ, यानी नॉट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन ये आपका हो गया नेगेटिव। इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉजिटिव अपना इंट्रोगेटिव है उसमें भी हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना। प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों के अंदर ही आपका हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं, तो फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू को लेंगे, डू पहले लगा लेंगे और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड को ले लेंगे
इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन ये हमारा पास्ट ऑन प्रेजेंट एंड डेफिनेट की एक्सेप्शन थी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी तमाम टेंसेस में वही रूल यूज़ होंगे जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के लिए एक बात और ध्यान में रख लें कि पास्ट एंड डेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगी, सिर्फ पॉजिटिव में। बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगी। तो चलें जी, आप तमाम टेंसेस को एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। इनकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही आपको करवाऊंगा क्योंकि बाकी का मैंने आपको रूल अच्छी तरह से बता दिया है जी। तो चलें हम बात करते हैं इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस की। तो प्रेजेंट में होगा दे राइट अ लेटर, वो खत लिख रहे हैं। पास्ट में होगा दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक खत लिखा। और फ्यूचर में होगा दे विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेंगे। अब स्ट्रक्चर में देखें तो सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लस जो है ऑब्जेक्ट है। पास्ट में क्या है, सारे का सारा स्ट्रक्चर ये है कि सिर्फ यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि फ्यूचर में दे के बाद विल आ गया है। तो मेरा ख्याल अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों मैं आपको ज़्यादा जोर देता हूँ कंपैरिजन वाली वीडियो करने के लिए, कि जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो सारे सेंटेंस आपके कंपेयर हो रहे होते हैं एक सेंटेंस के ऊपर, तो बड़ा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है, ये वही रूल है, मैंने आपको बता दिया। अप्लाई करके आप देख सकते हैं। अगर आपको रूल की समझ नहीं आ रही तो वीडियो को आप पीछे जाके उस रूल को दोबारा सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्टिन्यूस। दे आर राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे हैं। दे वर राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे थे। दे विल बी राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे होंगे। अब इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। प्रेजेंट में आर है, पास्ट में वर था और फ्यूचर में होगा विल बी। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं गौर से। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे देता हूँ, वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो उस पर आपने स्क्रीनशॉट के ऊपर काम करना है, यानी वो आपके नोट्स हैं एक तरह से। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा परफेक्ट टेंस। इंडेफिनेट की बात करें, दे हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुके हैं या उन्होंने खत लिख लिया है। पास में आ रहे हैं, दे हैड रिटन अ लेटर एट 4 PM, वो 4 बजे उन्होंने खत लिख लिया था। फ्यूचर में आ रहे हैं, दे विल हैव रिटन अ लेटर एट 4 PM, 4 बजे वो खत लिख चुके होंगे। अच्छा, अब आपने गौर करना है कि पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हमने टाइम का जिक्र किया, उसकी वजह है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में तो आपके सामने है ना कि जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त आपका काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन पास्ट में आप जब बात करेंगे तो आपने एक टाइम बताना है कि उस खास टाइम के ऊपर फलां काम जो है मुकम्मल हो चुका था। और फ्यूचर में भी ऐसे ही है, जब आप बात कर रहे हैं परफेक्ट यानी कंप्लीट एक्शन की, तो आपने साथ टाइम बताना है कि फलां टाइम पे जो है वो एक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने जो है पॉइंट ऑफ टाइम भी मेंशन करना है जिसके ऊपर आपका एक्शन कंप्लीट होगा। तो ये वही है, यहाँ पे भी 4 PM एट 4 PM एट 4 PM, ये वही है कि पास्ट में भी वो बता रहा है कि 4 बजे जनाब काम मुकम्मल हो चुका था, और फ्यूचर में बता रहा है कि 4 बजे जो है वो काम मुकम्मल हो जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैड है, और यहाँ पे क्या है विल हैव है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपने देख सकते हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। अब आ जाते हैं जी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें दो आपके टाइम होते हैं। एक टाइम वो होता है जहाँ पे एक्शन आपका स्टार्ट हुआ, और एक टाइम आपका वो है जहाँ पे आप एक्शन का स्टेटस बता रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त आप काम का स्टेटस बता रहे हैं कि काम अभी जारी है। और काम कब स्टार्ट हुआ था, डेफिनेटली वो पास्ट में स्टार्ट होगा। अब स्टार्टिंग टाइम को रिफर करने के लिए तीनों टेंसेस के अंदर हम सिंस एंड फॉर यूज करते हैं। सिंस हम तब यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है कि एग्जैक्ट इतने बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, सुबह, शाम, कल। तो वो फिर आप जो है, या सुबह यानी नेक्स्ट डे जो है, तो फिर आपको जब एग्जैक्ट पता है तो उसके लिए आप सिंस यूज करेंगे। ठीक है, जब आप जो है आपको एग्जैक्ट नहीं पता, पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ ड्यूरेशन का कंसेप्ट है, तो फिर आप फॉर यूज करेंगे। तो ये स्टार्टिंग टाइम को रिफर करने के लिए तमाम टेंसेस में, अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और जो टाइम वो वाला आपने आपको बताया कि 2 टाइम होंगे। एक टाइम वो है जिसमें आप एक्शन स्टार्ट हुआ, दूसरा टाइम जिसपे आप स्टेटस बता रहे हैं कि काम जारी। अब वो वाला जो टाइम है जिसमें आप स्टेटस बता रहे हैं कि एक्शन जारी है, उसको आपने टाइम को एग्जैक्ट ऐसे ही लिख देना है बीच में, यानी सेम इट इज। रिफर करना है आपने स्टार्टिंग टाइम को। अच्छा, आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनमें जो टाइम रिफर करना है और वो वाला टाइम जिसपे आप स्टेटस बता रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है, उसको भी समझ लें। उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। देखिए, फर्ज करें इस वक्त टाइम हुआ है 12 बजे दोपहर के, और हम कहते हैं जी मैच जो है ना वो जारी है,
मैच इस वक्त जारी है, मैच हो रहा है, उसका स्टेटस बता रहे हैं हम कि वो जारी है। अब वो जारी कहाँ पे हुआ? सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस शो करेंगे कि पास्ट में यानी 3 घंटे पहले मैच शुरू हुआ और अभी इस वक्त हमारा जारी है। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम 12 बजे ही खड़े हैं और हम ये कहते हैं कि 11 बजे मैच जो है वो जारी था, 11 बजे जारी था। अब कब से जारी था? 9 बजे। तो अब हमें 2 टाइम बता रहे हैं, एक 9 बजे का, 11 बजे का। 9 बजे को रेफर करने के लिए हम सिंस फॉर यूज़ कर रहे हैं और एक्चुअली 9 बजे का एग्जैक्ट जिक्र है तो सिंस ही यूज़ करेंगे और 11 बजे वो टाइम है जिस पे हम स्टेटस बता रहे हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं 12 बजे हम खड़े हैं, 11 बजे का बता रहे हैं कि 11 बजे मैच जारी था, शुरू कब हुआ था? 9 बजे। तो अब इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी 12 बजे हम खड़े हैं और हम कहते हैं कि जी शाम के 4 बजे मैच जो है ये जारी होगा और शुरू कब हुआ है? शुरू वो 2 बजे भी हो सकता है, 12 बजे भी हो सकता है और ये 9 बजे भी हो सकता है। इट मीन्स जो फ्यूचर है उसमें फ्यूचर टेंस का जो है उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें ये वेरिएशन है पास्ट की निस्बत के। पास्ट में तो ये है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो पास्ट में होंगे, फ्यूचर में वो वाला जो पॉइंट है जिस पे आप स्टेटस बता रहे हैं वो फ्यूचर में होगा और वो वाला पॉइंट जो है जहाँ पे काम शुरू हो रहा है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि 4 बजे मैच शुरू होगा तो सॉरी 4 बजे मैच जारी होगा, हो सकता है मैच 2 बजे शुरू हुआ हो। अब 2 बजे मैच शुरू हुआ है और 4 बजे जारी होगा तो इसका मतलब फ्यूचर में शुरू हुआ, फ्यूचर में ही जारी है। अच्छा, अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैच ही अभी शुरू हो रहा है यानी 12 बजे शुरू हो रहा है और 4 बजे जो है ये जारी होगा, इस मतलब ये है कि प्रेजेंट में काम जारी हुआ और फ्यूचर में जो है ये जारी रहेगा 4 बजे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 9 बजे मैच शुरू हुआ था और 4 बजे मैच जो है ये जारी होगा। इस मतलब ये है कि स्टार्टिंग टाइम जो है वो अब आपका पास्ट में चला गया और काम जारी होगा 4 बजे यानी फ्यूचर में। तो ये इस तरह से है, ये आपने ज़हन में रखना है कि फ्यूचर में जो काम स्टार्ट हो रहा है वो किसी भी ज़माने में हो सकता है लेकिन पास्ट में स्टार्टिंग टाइम पास्ट में ही होगा। अच्छा जी, अब एक चीज़, इन तीनों में पास्ट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस के अंदर काम ख़त्म कब होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। जस्ट आपने एक पॉइंट बताना है, उसके ऊपर काम का स्टेटस बताना है कि इस टाइम के ऊपर इस सिचुएशन में काम जो है वो जारी था। तो चलें अब इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा जी। पॉजिटिव में दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खत लिख रहे हैं, यानी जब आपको राइटर बता रहा है, स्पीकर बता रहा है, इसका मतलब उस वक्त काम जारी और काम जारी कब है? सुबह से, और सुबह जो कि एग्जैक्ट टाइम है इसलिए सिंस यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट आ गया दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स, शाम को वो 2 घंटे से खत लिख रहे होंगे, लिख रहे थे। आप फर्ज करें सुबह का टाइम है, मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं लास्ट जो पिछली शाम गुजर गई है उसकी रूटीन आपको बता रहा हूँ कि शाम को 2 बजे से खत लिखा जा रहा था। अब इवनिंग जो है ये वो टाइम है जहाँ पे काम का स्टेटस बताया जा रहा है कि शाम को काम जारी था। अब शुरू कब हुआ था उसलिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमें ड्यूरेशन का पता, इसलिए फार यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो स्टार्टिंग टाइम जो है 2 आवर्स है और उसको रिफर करने के लिए फार यूज़ किया। इवनिंग वो टाइम है जहाँ पे हम स्टेटस बता रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो वाला टाइम जहाँ पे हमने काम का स्टेटस बताना है वो हमने वैसे ही लिख देना, तो इवनिंग हमने वैसे ही लिख दिया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएं, दे विल हैव बीन राइटिंग लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स। आप फर्ज करें मैं सुबह को खड़ा हूँ और शाम के वक्त का मैं स्टेटस बता रहा हूँ कि काम का स्टेटस क्या होगा, तो मैं बताऊंगा कि शाम को जो है वो खत लिखा जा रहा होगा यानी काम जारी होगा, और जारी होगा कब? वो 2 घंटे से जारी होगा। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता इसलिए फॉर है, 2 आवर्स जो है ये स्टार्टिंग टाइम को बताया जा रहा है। तो इसका मतलब है इवनिंग, यहाँ पे भी मैंने एग्जैक्ट आपको टाइम बता दिया है, ठीक है, यानी सॉरी एग्जैक्ट नहीं, इवनिंग वो टाइम है जिसके ऊपर मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ काम का, और फॉर 2 आवर्स वो टाइम है जब एक्शन स्टार्ट हुआ होगा। तो पास्ट और फ्यूचर में फ़र्क यही है, बाकी सारा कुछ यही है। ये पास्ट की बात करेंगे यानी कल शाम की रूटीन, और ये जो है आज शाम की रूटीन बात करेंगे कि फ्यूचर में जो शाम आनी है। ये पास्ट में वो वाली शाम जो गुजर गई है, ये फ्यूचर में वो वाली शाम जो आनी है। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस बताया एक सिचुएशन को बताने के लिए। ये आपने ज़हन में ये नहीं बिठा लेना कि इसमें शाम का ही जिक्र होगा। तो अब इनमें अगर तीनों टेंसेस का कंपेयर किया जाए तो सिर्फ ये है कि यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैड है और यहाँ पे विल हैव है। बाकी आप देख सकते हैं कि सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी कि टेंसेस को जब कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझ आती है। अच्छा, मैं आपको इसमें ना एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जरूर करवा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फिर थोड़े से स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, आपने पहले वर्ड को ही लेना है। तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल करवा लेता हूँ। जैसे कि दे हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, बल्कि आप फ्यूचर में हैं उसमें आपका 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा हेल्पिंग वर्ब। दे विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स, शाम को वो 2 घंटे से खत लिख रहे होंगे। अब विल हैव बिन, यहाँ पे
3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है जी आपका हेल्पिंग वर्ब। तो अब आप देखें, जब हमने नेगेटिव बनाना है तो नॉट विल के बाद है, हैव बीन वैसे ही आ गया। इंट्रोगेटिव बनाना तो विल, सिर्फ विल गया है सब्जेक्ट से पहले, दे से पहले, हैव बीन वहीं पे खड़ा हुआ है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो उसी तरह विल आपका दे से पहले गया और नॉट जो आपने बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद आपने यूज़ किया। और आप बाकियों में भी दे सकते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये तो था जी हमारा जो है वीडियो कंप्लीट हो गई है। मेरा ख्याल है आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा तमाम टेंसेस को कंपेयर करके स्टडी करने का। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।